गुड मॉर्निंग टू अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ एथिक्स। हमने लास्ट सेशन में एथिक्स का एक ब्रॉड ओवरव्यू देखा था। अब से जो ये सेशन चालू होंगे, अब जो ये नेक्स्ट सीरीज, अब जो जो भी लेक्चर्स आएंगे वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आने वाले हैं। सो बेसिकली हम देख लेते हैं कि हम किस फॉर्मेट में जाने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एथिक्स से। एथिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे। ठीक है। सेकंड जो पहलू होगा वो होगा हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड के ऊपर चर्चा होगी। उसके बाद हम लोग चलेंगे एप्टीट्यूड पे। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस पे। फिर उसके बाद हम आएंगे कॉन्साइंस या फिर इनर कॉन्फ्लिक्ट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या होते हैं। फिर करप्शन क्या होता है। इंटरनेशनल एथिक्स की बात करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि फिलोसोफर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, डिफरेंट फिलोसोफर्स। तो जो इंट्रोडक्शन है, इस पे हमारे अभी 2 लेक्चर होंगे। ये वाला लेक्चर होगा, इसके बाद वाला लेक्चर जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, मतलब फ्रेमवर्क्स ऑफ एथिक्स, जो बात करेगा फ्रेमवर्क्स ऑफ एथिक्स के बारे में। एंड उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स पे, जहां हम शुरुआत करेंगे एथिक्स की एक डेफिनेशन से। सो व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि एथिक्स जो होता है बेसिकली एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है जो सोसाइटी खुद के लिए सेट करती है। ठीक है। जो उसको गाइड करती है अपने चॉइसेस बताने में, अपने डिसीजन बनाने में, एंड क्या बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। सो बेसिकली अगर आप एथिक्स की एक डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एथिक्स जो होते हैं आप पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स set of standards that the society that the society places on itself without which places on itself which which helps guide choice, decision, without which there cannot be peace, there cannot be nourishment in the society. अब इसके की पॉइंट हाईलाइट करके देखिए। पहला तो ये क्या है, अगर हम इसको देखें, ये क्या है, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है
क्या करता है ये? हमारी चॉइस, हमारी डिसीजन को गाइड करता है, ठीक है, मतलब कि हमें ये बनाने में मदद करता है, जिसके बिना, विदाउट उसके बिना क्या नहीं हो सकता? पीस नहीं हो सकता एंड नरिशमेंट नहीं हो सकता। इसके कीवर्ड समझ में आ गए ना आपको, एथिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली अगर एथिक्स नहीं होता, मतलब समझ लो एथिक्स क्या है। जैसे हमारा एक मोरल प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या है? किसी का मर्डर करना बुरा है, मर्डर इज बैड, या फिर रेप इज अनएक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, अनएक्सेप्टेबल। तो आपको ये बचपन से आप में इनकलकेट किया जाता है, ठीक है, सोसाइटी भी कहती है, हमारा लीगल सिस्टम भी यही कहता है। इसलिए हमारी सोसाइटी में पीस है अभी फ़िलहाल, मतलब ऑन पेपर है, पीस है। कोई किसी का राह चलते मर्डर नहीं कर देता, कोई किसी का राह चलते रेप नहीं कर देता, ठीक है। अगर ये फ्रेमवर्क नहीं होता तो हर कोई यही करता, ठीक है, क्योंकि अभी सबको ये पता है कि मर्डर एंड रेप करना गलत है, एंड दूसरों की लाइफ की रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टिंग ईच अदर, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, रिस्पेक्टिंग ईच अदर, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये दोनों क्या है? एथिक्स है, हमारे सोसाइटी के एक पार्ट बनाते हैं एथिक्स का, कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, तो हम वो सब करते हैं, राइट। मतलब कि क्योंकि हमें एथिक्स सिखाता है कि ये दोनों चीज़ गलत है, इसलिए नहीं करनी चाहिए, और इसलिए कोई करता भी नहीं है राह चलते, और क्योंकि हमें सिखाता है एथिक्स ये करनी चाहिए, हम ये करते हैं हर दिन, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए अगर ये नहीं होता तो केयस हो जाता सोसाइटी में, हर कोई किसी का मर्डर करते रहता, पीस नहीं होती। दूसरा, डिसीजन। आप कैसे डिसाइड करते हो एक सिचुएशन में कि एक पर्सन राइट है या रॉन्ग है? आप तब तक नहीं डिसाइड कर सकते जब तक आपके पास कोई सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ना हो, राइट। मतलब आपके पास स्टैंडर्ड्स है, झूठ बोलना गलत है, ट्रुथ शुड प्रिवेल, ट्रुथ सही है, सत्यमेव जयते, ठीक है। फिर दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है, दूसरों को दुख देना, दूसरों को हार्म करना बुरी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं? हमारी डिसीजंस, मतलब समझ लो कि हमारे सामने दो लोग हैं, ठीक है, एक है हमारे सामने रोहन है, एक है रोहिणी। रोहिणी ने क्या किया? एक दिख रहा है, एक अंधा बैठा है सामने, एंड उसके सामने सब लोग पैसे डाल के जा रहे हैं, उसने उस अंधे का फ़ायदा उठाया और उसके जितने पैसे थे ले लिए, ठीक है, मनी जो है ले ली। रोहन ने क्या किया दूसरी तरफ, कि उसी अंधे के उसमें मनी जो है वो डोनेट किया। अब आप एक थर्ड पर्सन है, आप कैसे जज करेंगे कि रोहन ने सही किया या रोहिणी ने सही किया? तो उसके लिए आप एथिक्स का यूज़ करेंगे, जो आपको सिखाया गया है, जो आपके सोसाइटिकल प्रिंसिपल्स है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि दूसरों की हेल्प करो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है दूसरों की लिबर्टी, दूसरों की लाइफ की इज्जत करो। तो उस सेंस में रोहन ने एक एथिकल एक्ट किया, रोहिणी ने एक अनएथिकल एक्ट किया, बिकॉज यू हैड द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म्स में है हमारे पास? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा हमारे पास एक वो है। फिर दूसरा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो चार्टर्स होते हैं, उनके कुछ नियम कानून होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर हमारे पास और क्या है? स्टोरीज़ है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है एथिक्स के बारे में, महाभारत, रामायण, फिर कुरान, बाइबल में भी काफ़ी ऐसे किस्से होंगे। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन में समझ लो कि टाटा ग्रुप है, उनका एथिकल है, ये है उनका एक कोड है कि ब्राइबरी लेना मना है, आप किसी भी हालत में ब्राइबरी नहीं ले सकते, आप किसी भी हालत में करप्शन नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू दैट व्हेन यू सी टू पर्सन्स, एक करप्शन कर रहा है, एक करप्शन नहीं कर रहा है, आप कैसे जज करोगे कि एक पर्सन एथिकल कर रहा है, एक पर्सन नहीं कर रहा है? You can judge because you have the organization's set of standards. You have the organization's code of conduct, जो organization सेट किया है खुद के लिए।
तो समझ में आया है कि एथिक्स होता क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हमारे सेकंड चीज़ पे, सेकंड कॉन्सेप्ट पे, जो है हमने कल एक क्वेश्चन भी पूछा था हमसे अपने आप से, नीड क्या है एथिक्स की सोसाइटी के लिए, क्या ज़रूरत है। वो डेफिनेशन से आपको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। तो सोसाइटी में ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ एथिक्स इन सोसाइटी। बहुत सरल शब्दों में कहो तो डेफिनेशन अगर अच्छे से लिखी हो, याद की हो, समझ ली हो, तो पहला तो आ जाता है पीस के लिए। अगर पीस आ गई सोसाइटी में क्या आएगा, हार्मनी। यस, पीस और हार्मनी हो तो क्या डेवलपमेंट होगी एक सोसाइटी की। सो यस। अब उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दो देशों को कंपेयर करते हैं हम, सबसे बड़े जानी दुश्मन एक दूसरे के, वो है इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया में फ्रीडम है, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान मानता है कि रिलीजन इज एथिक्स, ये उसका मूल एक मान्यता है जिसपे वो काम करता है। एंड मोस्टली सऊदी करेंट जो कंट्री, वेस्ट कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया वगैरह, उन्होंने भी यही अपना एक धारणा बना रखी है। वेरएज इंडिया का क्या प्रिंसिपल है कि एथिक्स रिलीजन नहीं है, वेरएज रिलीजन लीड्स टू एथिक्स। और एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो आगे एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि एथिक्स क्या नहीं है, ठीक है। रिलीजन लीड्स टू एथिक्स, मतलब रिलीजन एथिक्स नहीं है, रिलीजन लीड्स टू एथिक्स। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, जब हम रिलीजन इस एथिक्स की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि रिलीजन में जो कुछ भी लिखा है वो पत्थर की लकीर है, ठीक है, वो पत्थर की लकीर है, चाहे वो अच्छी हो या नहीं हो। वह जब हम बोलते हैं रिलीजन लीड्स टू एथिक्स, हम ये बोल रहे हैं कि चेंज इज द नेचर ऑफ लॉ, चेंज इज द नेचर ऑफ लॉ। इसको हम थोड़ा और ब्रीफ नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। पाकिस्तान में वायलेंस है, माइनॉरिटीज़ का परसिक्यूशन क्या बोलते हैं, परसिक्यूशन होता है, ठीक है। इंडिया में क्या है, पीस है, हार्मनी है, पीस। जीडीपी इसकी कैसी है, या फिर डेवलपमेंट कैसी है, इंडिया की जीडीपी कैसी है। मैं इन दोनों को कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। अब कोई कमेंट सेक्शन में लिख के बोले कि इंडिया की जीडीपी चाइना और यूएस से कम है, तो फिर आप समझ लो कि कॉमन सेंस की बात है कि हम क्यों इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं। बिकॉज दोनों जब आज़ाद हुए थे तो सिमिलर लाइन्स पे थे, सिमिलर कंडीशन पे थे। चाइना एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बोलते हैं गवर्नमेंट चलाती है, वहाँ पर इतनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी नहीं जितनी इंडिया में है। एंड यूएस तो अलग ही लेवल पे है, उसको 200 साल हो चुके हैं फ्रीडम मिले हुए, तो हम इसलिए इंडिया और चाइना यूएस से कंपेयर नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही लैंड के दो बंटवारे हुए हैं, ठीक है, अगर हमने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो तो ये जो एग्जाम्पल से आप ये चीज़ कह सकते हैं कि जहाँ पर पीस होता है वहाँ पर जीडीपी डेवलपमेंट अच्छा होता है, जहाँ पर वायलेंस होता है वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सफ़र करता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, सीरिया ले लीजिए, कितना वहाँ भूखमरी से लोग मर रहे हैं, रीज़न ये है वायलेंस, ठीक है। अब इसमें जो ये चीज़ देखनी, हमने देखा कि हार्मनी हमें मिलती है, हमें डेवलपमेंट मिलती है, हमें पीस मिलती है, कहीं ना कहीं इक्वालिटी भी जनरेट हो, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये सब चीज़ें हो नहीं पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को नहीं भी। जैसे पाकिस्तान में कुछ कम्युनिटीज़ को बहुत दर्जा दिया जाता है, कुछ कम्युनिटीज़ को प्रोसिक्यूट किया जाता है। म्यांमार में रोहिंग्याज मतलब भाग रहे हैं दूसरे देश क्योंकि वहाँ प्रोसिक्यूशन हो रहा है, हार्मनी नहीं रहेगी। इसलिए एथिक्स क्यों ज़रूरी है एक प्रॉपर सोसाइटी में, उसका ये एक सिंपल साधारण एक्सप्लेनेशन।
ठीक है। अब एक और नया कॉन्सेप्ट चलते हैं, वो है हमारा डिटर्मिनेंट्स क्या है एथिक्स के, मतलब आपके एथिक्स डेवलप कैसे होते हैं, मतलब क्या क्या आपके एथिक्स को कौन कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो बेसिकली विल गो टूवर्ड्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। मतलब कि हमारे एक्शंस एथिकल होंगे या नहीं, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो पहला तो है कि अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें, पहला अगर हम देखें तो हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे डेवलप होते हैं। तो पहला तो है आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपकी मोरालिटी से आपकी एथिक्स कहीं ना कहीं डेवलप होती है, ठीक है। मतलब कि क्या आपके फैमिली का वैल्यू सिस्टम ये है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, या फिर ये है कि ऑनेस्टी इज़ द वर्स्ट पॉलिसी। वर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। अगर आपका पहला वाला है वैल्यू सिस्टम तो आप ऑनेस्टी को इज्जत दोगे, नहीं है तो आप ऑनेस्टी को इज्जत नहीं दोगे, ठीक है। दूसरा है आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपकी फैमिली का माहौल कैसा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्या आपको डिसरिस्पेक्ट करना सिखाया है हर किसी की, मतलब क्या आपके घर पे कोई भी आता है जब, तो क्या आपके पेरेंट्स या फिर आपके कोई भी एल्डरली उसका डिसरिस्पेक्ट ही करते हैं। क्या आपके फैमिली जो है वो कास्ट सिस्टम में बहुत मानती है, अगर कोई ब्राह्मण आता है तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, कोई दलित आता है तो उसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करती। तो वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली डिफ्रेंशिएट नहीं करती तो आप में भी वही वैल्यू सिस्टम, वही आप एथिक्स को फॉलो करोगे, रिस्पेक्ट करोगे। अगर नहीं तो आप अपनी फैमिली लाइन्स पे ही चलोगे। तीसरा फैक्टर है रिलीजन, आपका रिलीजन क्या कहता है आपसे, क्या आपको अहिंसा प्रैक्टिस करना सिखाता है या अहिंसा क्या बोलते हैं, हिंसा करना बताता है। अगर आपको अहिंसा सिखाता है तो आप जीव जंतु की भी रिस्पेक्ट करोगे। अगर आपको हिंसा करना सिखाता है, वायलेंस करना सिखाता है, तो आप इंसानों की भी इज्जत करना नहीं सीखोगे। कल्चर कैसा है, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लाइक चाइना का जो कल्चर है वो ऐसा है कि चाइना एक सन है, सेंटर में है, एंड उसके आजू बाजू जितने भी मतलब जो देश है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं मतलब कि वो लीडर है, बाकी सब उसके सबॉर्डिनेट है। ये चाइना का कल्चर है, ठीक है। चाइना का कल्चर इज लाइक सोलर सिस्टम, मतलब कि जहाँ पर वो सन है खुद। इंडिया का क्या है कल्चर सिस्टम, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम बकम, मतलब कि ये पूरी सृष्टि हमारी परिवार है, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, ठीक है। हमें तो इससे क्या जनरेट होता है, इंटरनेशनल पीस। इसलिए आपने देखा भी होगा कि इंडिया कभी भी किसी भी शहर पे प्रहार नहीं करता पहले, ठीक है। बहुत शांत कंट्री है हमारा, बहुत पीसफुल कंट्री है, गांधीयन प्रिंसिपल्स पे चलता है, मानता है गांधी जी को बहुत, एंड हम एज ए इंडिविजुअल हम वही प्रीच करते हैं। हमारे यहाँ गन सिस्टम नहीं है, गन कल्चर नहीं है हमारे यहाँ, जैसे यूएस में है गन कल्चर, हमारे यहाँ गन कल्चर नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं पूरा देश, पूरी दुनिया हमारा फैमिली है। हम कहीं भी जाएंगे, हम उनको अतिथि देवो भव के जो हमारा है कल्चर, कि कोई मेहमान भगवान समान है, हम उसको उस तरह से ट्रीट करते हैं, चाहे वो चाइनीज़ हो, अमेरिकन हो, या फिर इंग्लिश पीपल हो, कैसे भी हो, ठीक है। तो है आपका कल्चर का एग्जाम्पल। फिर है एजुकेशन, आपको एजुकेशन कैसी दी जा रही है, मतलब कि क्या आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, आपके जो टीचर्स है, क्या वो आपको बहुत
कम्युनल लाइन से पढ़ा रही है, मतलब क्या आप में वो कम्युनलिज्म डाल रही है, क्या वो आप में एक रिलीजन के खिलाफ हेटेड फैला रही है, ठीक है, क्या वो आपको सेक्युलर बनना सिखा रही है या आपको कट्टर बनना सिखा रही है, मतलब कि माई रिलीजन इज द बेस्ट, अदर्स इज वर्स्ट। या फिर क्या वो आपको पंक्चुअलिटी सिखा रही है स्कूल, या आपको लेट आना सिखा रही है। अगर आपको सेक्युलर रहना सिखा रही है तो आप हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दोगे। अगर आपको सिखा रही है कि तुम्हारा ही रिलीजन दूसरों ने क्या गलतियाँ की है, वो सब बेकार है, वो सब जीने के लायक नहीं है, ये सब वगैरह, तो आप फिर उस डायरेक्शन में जाओगे। अगर आपको पंक्चुअलिटी सिखा रही तो आपको दूसरे टाइम की कदर भी होगी और खुद की समय की भी कदर होगी। अगर नहीं तो आप आराम से हौले हौले, अरे ठीक है, आओ जाओ, खाओ पियो, मस्त रहो, चिल करो, यही चलेगा। अब दूसरा जो हम एक पहलू देखते हैं डिटर्मिनेंट्स का ही, डिटर्मिनेंट्स का ही पहलू देखेंगे। वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से कैसे आपकी वैल्यू सिस्टम एथिक्स पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक ड्रग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मतलब एक ऐसी कंपनी में जिसका काम ही कैनाबीस, ओपियम प्रोड्यूस करना है, जो कि एक इलिसिट ड्रग है, तो आपका एथिकल सिस्टम भी वैसा ही बनेगा जैसे अफ़गानिस्तान में हो रहा है, ठीक है। अभी वहाँ की जो थोड़ी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी है वो इसी प्रोडक्शन से चलती है। सो आप भी क्या है कि आप भी उसी लाइन पे आपका एथिकल सिस्टम बनेगा। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जैसे टाटा एंड सन्स वाली कंपनी, जिनका मूल जो मॉरल प्रिंसिपल्स है, जो उनके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो क्या है? पंक्चुअलिटी। फिर एंटी करप्शन, ये सब है। तो आप घर में भी वो चीज़ प्रैक्टिस करोगे, आप सोसाइटी में भी वो चीज़ प्रैक्टिस करोगे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। फिर है कि लीडरशिप, हमारी जो सोसाइटी का लीडरशिप है, ठीक है। अब ये कैसे वो करता है मदद, हेल्प। अगर आपका जो लीडर है वो क्या प्रीच कर रहा है, वो हेटेड फैला रहा है, ठीक है, कम्युनल हेट्रेड, और आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, आप उसके बहुत फेवरेट मतलब भक्त हो आप उसके, तो आप उसी के लाइन पे चलोगे। आप कम्युनलिज्म फैलाओगे, आप दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप कम्युनल हार्मनी में बिलीव नहीं करोगे। लेकिन वहीं आपका जो लीडर है वो स्वच्छता में बिलीव करता है, जैसे हमारे मोदी जी, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू करवाया था। तो आपको ये मोटिवेशन मिलेगी, अरे वाह, हमारा लीडर भी ये कर रहा है, हमें भी ये करना चाहिए। तो इसलिए हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे इसमें भी वो एक एथिकल बिहेवियर जनरेट होगा। इसको आप उस तरह से भी ले सकते हैं कि जो हमारी जिसको हम लोग हीरोइंस बोलते हैं, हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो हमारे लिए बहुत रोल मॉडल्स होते हैं। इसलिए आप देखना कभी भी वो जैसा करें उनको क्यों बुलाया जाता है। काफ़ी कोई भी हमें एक नया अच्छा इनिशिएटिव चालू करना हो, बेटी बचाओ चालू करना हो, या फिर अगेन स्वच्छ भारत, आपने देखा होगा कि तारक मेहता जैसे सीरियल्स में उनको ये जिम्मा दिया गया कि आप अपने सीरियल के थ्रू उसको प्रमोट कीजिए। या फिर अलग अलग आपने देखा होगा आप सेलिब्रिटीज़ को साइकिलिंग करते हुए वीडियो डालते हुए, साइक्लोथॉन होता है तो उसको प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो इंसान है वो अपने रोल मॉडल से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। इसलिए लीडरशिप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमें सोशल इवेल्स को हटाना है सोसाइटी में, तो हमें जो रीजनल जो
रिलीजन के जो लीडर्स होते हैं हमारे, जो मौलवीज होते हैं या फिर पंडित्स होते हैं या फिर प्रीस्ट होते हैं, हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज दे आर द वन हु कैन ट्रूली डिसेमिनेट द रियल इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिटन इन बाइबल, कुरान और गीता। तो इसलिए लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे लीडरशिप होगी वैसी उसकी जनता होगी, क्योंकि वो उसको रोल मॉडल की तरह देखती है और उसको फॉलो वैसे ही करेगी। आपका लॉ कैसा है लैंड का, वो एक फोर्थ एस्पेक्ट है। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो कि कुछ टाइम पहले सेक्शन 377 जो था वो इलीगल था। उससे क्या होता था, हम लोग होमोसेक्सुअल्स को एक अलग नज़रिए से देखते थे। हमें लगता था कि होमोसेक्सुअल होना एक इलीगल चीज़ है। तो हमारे जो एथिक्स थे वो उस डायरेक्शन में शेप थे, सोसाइटल एथिक्स उस डायरेक्शन में शेप थे। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को खारिज कर दिया, गलत ठहराया और बोला कि बीइंग एन होमोसेक्सुअल इज नो लॉन्गर इलीगल। बीइंग अ होमोसेक्सुअल इज नॉट इलीगल। इसका मतलब ये कि अब हमने होमोसेक्सुअलिटी को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया, हमने उनको एक इंसान की तरह देखना शुरू किया। ठीक है, तो आपका लॉ ऑफ द लैंड कैसा है, उस हिसाब से आपके एथिक्स बनते हैं। अगर आपका लॉ ऑफ द लैंड मर्डर को पनिशेबल ऑफेंस नहीं बनाता, मर्डर को पनिशेबल नहीं बनाता तो हर जगह मर्डर होते हैं। लेकिन अगर उसको पनिशेबल बनाता है, इसलिए पीस एंड हार्मनी होती है। इससे क्या होती है, पीस होती है, हार्मनी होती है। तो ये लॉ का इम्पोर्टेंस है। अब नेक्स्ट देखें तो मतलब कि अगर जैसे लॉ होगा वैसे सोसाइटी बिहेव करेगी। अगर मर्डर पनिशेबल होगा तो सोसाइटी समझेगी कि इट इज़ अनएथिकल, तो हमें किसी का मर्डर नहीं करना है। बट अगर मर्डर पनिशेबल नहीं होगा तो सोसाइटी अनएथिकली बिहेव करेगी, रैम्पेंट आए जाए किसी का भी मर्डर कर दिया, खाया पिया कुछ नहीं, किसी का भी मर्डर कर दिया, जो दिखा गुस्सा आया ख़त्म कर दिया सामने वाले का। तो इससे लॉ ऑफ द लैंड से फ़र्क पड़ता है। लास्ट एस्पेक्ट है हमारा गवर्नेंस। अगर हमारा लीगल सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा ना तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस प्रिवेल कम करेंगे। लाइक अगर हमारा लीगल सिस्टम स्ट्रांग होगा तो करप्शन होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, करप्शन होने के चांसेस कम होंगे, डिक्टेटरशिप कम होगी। तो कैसा गवर्नेंस है उस पर आपकी प्रैक्टिसेस डिफाइन होगी सोसाइटी की। आज के टाइम में क्या हो गया है कि लीगल सिस्टम तो स्ट्रांग नहीं है हमारा, इसलिए हम देख रहे हैं कि रेप केसेस इतने कम हो नहीं रहे हैं। किसी को डर ही नहीं है कि ठीक है 10 साल 15 साल बाद केस रहेगा भी नहीं, ये भी भरोसा नहीं है। किसी तरह से रफा दफा कर देंगे, लूप होल निकाल देंगे, कुछ भी कर देंगे। इसलिए गवर्नेंस का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हमारी लेजिस्लेटिव ब्रांच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रांग, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। और जब तक वो एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे तब तक गवर्नेंस एक अच्छे नोट पे नहीं होगी। गुड गवर्नेंस के लिए द एग्जीक्यूटिव शुड बी रिस्पॉन्सिबल इन एवरी एस्पेक्ट। इसलिए हम जब एथिक्स के आगे लेक्चर्स में देखेंगे, एक गुड गवर्नेंस का सबसे अच्छा एस्पेक्ट है, 3 एस्पेक्ट्स है उसके। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, एक है ट्रांसपेरेंसी, एक है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, और तीसरा है पीपल्स या फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन। ये 3 जो है पिलर्स हैं अच्छे गवर्नेंस के। एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक अच्छा एक वो चार्टर आता है, सिटीजन चार्टर, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये था डिटर्मिनेंट्स की एथिक्स फॉर्म कैसे होते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं कि बेसिकली एथिक्स एंड मोरालिटी जो हमने देखा था लास्ट टाइम डिफरेंस, उनमें इंटर रिलेशन क्या है। ठीक है, एथिक्स एंड मोरालिटी में इंटर रिलेशन क्या है, क्या ये दोनों हमेशा दोनों के अपोजिट रहते हैं या कभी कभी ये सेम पहलू पे आते भी हैं। तो इसका बहुत बड़ी एग्जांपल लेते हैं। समझ लो 2 कॉलेजेस हैं, एक एक्स है और एक वाई है।
अब सिचुएशन ऐसी है कि एक गरीब बेटा है और उसका गरीब बाप है, वो एडमिशन कराने आए हैं एक कॉलेज में और अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी है। तो वो आते हैं वाई कॉलेज में, ठीक है। समझ लो ए और ए पिता का नाम है, बी बेटे का नाम है। ये दोनों आते हैं एक्स कॉलेज वाई कॉलेज में, क्योंकि इन्होंने कहीं सुना था कि वाई कॉलेज में बेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट टीचर्स पढ़ाती है, लेकिन उनको पता है कि इसकी फ़ीस एक्स से ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ पर अगर वो पढ़ेगा उनका बेटा बी तो वो अच्छा तरक्की कर पाएगा। जो यहाँ पर आते हैं तो ये लोग पूछते हैं यहाँ के जो बोलते हैं ना कि कॉलेज में सब जानते हैं, तो यहाँ जो काउंसलर्स बैठे होते हैं उनसे पूछते हैं, जो इन कॉलेज में सब जानते हैं, एक सवाल पूछते हैं उनसे, काउंसलर से, कि क्या ये कॉलेज अच्छा है, क्या ये कॉलेज वर्थ है, क्या ये कॉलेज वर्थ है। अब इसमें एथिक्स और इसमें दो सिचुएशन लेते हैं। पहला, जब एथिक्स एंड मोरालिटी दोनों अलग अलग पेज पे होंगे, मतलब अपोजिट होंगे दोनों के, तो कब होगा, जब वो काउंसलर आके पूछते हैं और तब काउंसलर को पता होता है कि यहाँ के जो बेस्ट टीचर्स है वो यहाँ छोड़ के जा चुकी होती है, ठीक है। सिचुएशन ये होती है यहाँ पर कि उसको पता है कि यहाँ बेस्ट टीचर जो है छोड़ के जा चुकी है। इस सिचुएशन, मतलब ये कौन सिचुएशन है, जब बेस्ट टीचर्स जो है यहाँ की वो छोड़ चुकी है इस इंस्टीट्यूशन को और वो एक्स में जा चुकी है, ठीक है। तो उस केस में अगर काउंसलर कहता है, सच कहता है कि आप जिस टीचर्स के लिए आए हैं वो टीचर्स यहाँ पर नहीं है, आप एक्स में जाइए, तो वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है काउंसलर, मोरालिटी। मतलब कि उसके मोरल प्रिंसिपल कहते हैं किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, सच बोलना चाहिए। दूसरा सिचुएशन, अगर काउंसलर ये कहता है कि नहीं वो बताता ही नहीं सच, वो बोलता है कि यहाँ हाँ काम करती है, अच्छा इंस्टीट्यूशन है, आप लगा लीजिए, जबकि उसको पता है जो यहाँ की बेस्ट टीचर्स है वो एक्स जा चुकी है कॉलेज, तो वो प्रैक्टिस कर रहा होता है एथिक्स। अब आप पूछेंगे ये एथिक्स कैसे हुआ। एथिक्स जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे हमें पता है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन देना, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और एडमिशन ले, ठीक है। और काउंसलर का काम क्या होता है, अपनी कॉलेज का जो है वो रेपुटेशन को बनाए रखना, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिट करना। तो वो क्या कर रहा है, एथिक्स फॉलो कर रहा है, लेकिन जब सच बोलता है तो वो मोरालिटी फॉलो करता है। और ये सिचुएशन है जहाँ पर एथिक्स एंड मोरालिटी आर ऑन अपोजिट एंड्स। आप एक फॉलो करोगे तो आप एक को तोड़ ही रहे हो। दोनों में सही गलत वो आपके परसेप्शन के ऊपर है। दूसरी सिचुएशन देते हैं जहाँ पर एथिक्स और मोरालिटी सेम पेज पे होता है, मतलब दोनों, आप कोई भी सिचुएशन में एक्ट करो, आप दोनों को फॉलो करो। जहाँ पर जो बेस्ट टीचर्स हैं वो इस इंस्टीट्यूशन में ही है, ठीक है, वो हटी नहीं है। अब यहाँ वापस वो पिता आके पूछता है काउंसलर से, क्या ये कॉलेज वर्थ है। और अब ये सिचुएशन में जब काउंसलर कहेगा कि हाँ बिल्कुल, आप जिन टीचर के लिए आइए वो यहाँ पर हैं, आप इनरोल कर लीजिए यहाँ पर, उस सिचुएशन में काउंसलर जो है विल एक्ट बोथ एथिकली, क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन को बचा रहा है, बढ़ा रहा है, एंड मोरली क्योंकि वो सच बोल रहा है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एंड आप वापस बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और क्या नहीं समझ में आया प्लीज़ लिखिएगा, हम उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आज ये लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। आगे हम और लाएंगे, 2 और लेक्चर लेंगे फ्रेमवर्क्स, जहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। एंड ये फ्रेमवर्क्स में पूरा एथिक्स का बेसिक छुपा हुआ है। अगर आप ये समझ गए तो आगे की जो वैल्यूज़ है, करप्शन है, एप्टीट्यूड है, सब आप समझ जाएंगे। एंड इसी के रहते मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके लिए एथिक्स क्या है और आपके लिए मोरालिटी क्या है, ठीक है। आपके लिए
एथिक्स क्या है और मोरालिटी क्या है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है मेरे पास कि समझ लो सुबह के 5 बज रहे, 5 AM हो रहा है, ठीक है, एंड यू हैव टू रीच एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, ठीक है, एंड आप लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, यू आर ऑलरेडी लेट, ऑलरेडी लेट, waiting in the traffic, in the traffic will cost you your flight, and there are no traffic police. What will you do? Will you do in this and why? याद रखना, मैंने जो पहला सेकंड लेक्चर में बोला था कि इसकी सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है, रीजनिंग। आपकी रीजनिंग सही होनी चाहिए। इसमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।